1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी। आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस। तो क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर? (1973) में केशवानंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर की जर्नी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच का जो तनाव है उसका नतीजा है बेसिक स्ट्रक्चर। और इसे हमें समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इन टाइम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल राइट्स के लिए दो पार्ट हैं, एक है फंडामेंटल राइट्स और एक है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं अगर कभी कोई लॉ उसका उल्लंघन करे, लेकिन डीपीएसपी को स्टेट के लिए छोड़ा गया था उस टाइम पे, क्योंकि नए भारत के पास उतने पैसे थे नहीं कि वो सारे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर पाए। इसीलिए डीपीएसपी को सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था कि जब सरकार के पास इतना सामर्थ्य होगा तो तब उन डीपीएसपीज को वो इम्प्लीमेंट करे। आज़ाद भारत उस समय एक कृषि प्रधान देश था और ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो कुछ लोगों के बीच में ही बटे हुए थे। भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब था और डेवलपमेंट के लिए सरकार को भी ज़मीन की ज़रूरत थी और देश में इनइक्वालिटी को कम करना ही था, और इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स सरकार के लिए एक प्रायोरिटी थी। लेकिन लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है और कोई भी बिल सिर्फ स्टेट ही पास कर सकती है। इसमें सेंटर के पास राइट्स बहुत कम है और भारत सरकार को उस टाइम पे पता था कि आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है और आर्टिकल 19(1)(g जो ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल कैन एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये लॉज लैंड रिफॉर्म्स के रास्ते में आएंगी। तो इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट में ही सेंटर ने एक नया शेड्यूल ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 9th शेड्यूल है। और जो भी लॉज 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा वो लॉ कोर्ट में टेस्ट नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स वो लॉ जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा। और ऐसे ही सारे लैंड रिफॉर्म्स को सेंटर एक एक करके 9th शेड्यूल में डालती जाती है, जो डीपीएस में दिए गए जो आर्टिकल्स है उनको ऑनर कर पाए और फंडामेंटल राइट्स से भी इन लॉज को बचा पाए। वैसे ही एक पंजाब का लैंड रिफॉर्म बिल 17th अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था, द पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953। तो उस समय की एक फैमिली, गोलकनाथ फैमिली के पास पंजाब में 500 एकड़ ज़मीन थी और सरकार ने गोलकनाथ फैमिली को ये बताया कि आप बस 60 एकड़ ज़मीन ही रख सकते हैं, बाकी सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसके चलते गोलकनाथ फैमिली कोर्ट पहुंच गई टू चैलेंज द 17th अमेंडमेंट एक्ट एंड द पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट। दो उस टाइम के सीजेआई जस्टिस सुब्बा राव ने 17th अमेंडमेंट एक्ट को बचा लिया था, लेकिन पार्लियामेंट का जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन उसको बहुत लिमिटेड कर दिया था। उन्होंने ये बताया अपने जजमेंट में, आर्टिकल 368 को कुछ ऐसे इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को बस ये बताती है कि कौन से प्रोसीजर फॉलो करके वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। और इसी जजमेंट को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट पास किया, जहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिक क्लॉज ऐड किया, जहाँ पे पहले आर्टिकल 368 में लिखा हुआ था प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने वहाँ पे ऐड किया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। तो इफेक्टिवली पार्लियामेंट ने ये बता दिया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है और प्रोसीजर आर्टिकल 368 में बताया गया है। और एक इशू जो आर्टिकल 31 में था वो था शब्द कंपेंसेशन का, कि अगर कोई भी सरकार किसी भी लॉ से किसी के ज़मीन को अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में लेना चाहे तो उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा उस इंसान को। अब कंपेंसेशन से इशू ये था कि आपको आपकी ज़मीन के बिहाफ में जो पैसा मिल रहा है, क्या
करेक्ट कंपेंसेशन है ये डिसाइड करने के लिए भी आप कोर्ट जा सकते हैं। और सरकार को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे पे करना पड़ रहा था टू गेट द लैंड दे वांटेड। तो इसीलिए सरकार ने कंपेंसेशन वर्ड को 25th अमेंडमेंट से हटा के अमाउंट सब्स्टिट्यूट किया, ताकि पार्लियामेंट जो भी अमाउंट सेट करे किसी भी लैंड के लिए, उसके लिए वो कोर्ट ना जा पाए। और फाइनली 1972 में 29th अमेंडमेंट के तहत केरला के 2 लैंड रिफॉर्म बिल्स को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। और यहीं से शुरू होता है केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ओनर थे। उनके पास जो ज़मीन थी, केरला सरकार ने अपने लैंड रिफॉर्म बिल्स उनको कुछ ज़मीन सरकार को सरेंडर करने के लिए बोला। और फिर केशवानंदा भारती जी आर्टिकल 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए टू चैलेंज द 24th, 25th, 29th अमेंडमेंट एक्ट, जो उनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा था। और जजमेंट में CJI उस टाइम के जस्टिस सिकरी ने ये बताया अपने जजमेंट में कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फंडामेंटल राइट्स का संक्षेप कुछ ही कंडीशंस में किया जा सकता है। जैसे गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन इस वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान को बदल सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर यानी आत्मा को नहीं बदल सकता। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को कभी डिफाइन नहीं किया, लेकिन आइडियाज जैसे रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जुडिशियल रिव्यू, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, और इन सब सोच का होना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए। और इन्हीं सारे सोचों को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने मिनर्वा मिल्स, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण और रिसेंटली नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो फॉर्म किया था सरकार ने टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस लॉ को या उस कमेटी को इसी बेसिक स्ट्रक्चर के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। वैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो वाइस प्रेसिडेंट साहब जिस चीज़ के बारे में बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अनइलेक्टेड जजेस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी हमारे MPs जो हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, उनकी सोच को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, ये पीपल के विल के खिलाफ है। लेकिन क्या ऐसा है? इसको समझने के लिए हमें 2 थ्योरीज को समझना पड़ेगा। एक है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और एक है जुडिशियल सुप्रीमेसी। यूके में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, जहाँ पे पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वैसे अमेंड कर सकता है, एंड जुडिशियल रिव्यू नहीं है अवेलेबल उन लॉज के लिए जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, यूएस में जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल सुप्रीमेसी का दबदबा है, जहाँ पे जुडिशरी किसी भी लॉ को टेस्ट कर सकता है ये देखने के लिए कि ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज ना कर रहा हो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर सोच को अगर हम समझना चाहें तो हम ये समझेंगे कि हमारे फाउंडिंग फादर्स जो है, इन्होंने जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बीच का जो मध्यम मार्ग है उन्होंने वो निकाला है, जहाँ पे पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है लेकिन जुडिशियरी उसे चेक कर सकता है, तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस बने रहे। वैसे अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर केशवानंदा भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ना भी बताया हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर की सोच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है। जैसे अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाला लॉ अगर पार्लियामेंट पास करे, तो कोई भी इंसान आर्टिकल 2 के हेल्प से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली टू अपोज दैट लॉ। सिमिलरली आर्टिकल 13 ये कहती है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट में नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमेशा ही रहा है। इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने केशवानंदा भारती के केस में खुल के बताया इस चीज़ों को। वैसे जो DPSP या फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो तनाव था, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती के केस में उस पर भी एक मध्यम मार्ग निकाला, जहाँ पे उन्होंने किसी फंडामेंटल राइट्स को कुछ छोटा कर सकते हैं इन केस हमें DPSP को आगे बढ़ाना है। और रिगार्डिंग लेजिस्लेचर जुडिशरी के बीच में जो तनाव की बात है,
मैं जस्टिस कॉल का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने ये बताया कि जब तक लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में तनाव है, सब कुछ सही चल रहा है। जिस दिन लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में तनाव खत्म हो जाए, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद।